आदमखोर किन जानवरों में घिरी थी बेला। शाम के 6:30 बज रहे थे। रेलगाड़ी अभी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी ही थी। रामपुर गांव की इक्का दुक्का सवारियां ही थी। 21 साल की बेला शहर से गांव आई थी। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था। रेलवे स्टेशन से घर की दूरी यूं तो पैदल 20-25 मिनट की ही थी, पर बेला ने रिक्शे से घर जाना सही समझ। लेकिन रेलवे स्टेशन के बाहर सन्नाटा पसरा था। एक बार को बेला ने अपने बड़े भाई मनोज को फोन करके रेलवे स्टेशन आने को कहने की सोची, पर उसे लगा कि परिवार वालों को सरप्राइज देगी तो बड़ा मजा आएगा। फिर उसे गांव का चप्पा चप्पा पता है, अभी कच्ची सड़क से गांव की ओर हो लेगी तो 15-20 मिनट में ही घर पहुंच जाएगी। कच्ची सड़क पर अंधेरा रहता था और चूंकि यह गांव जंगल से घिरा था तो रास्ता सुनसान भी था। जंगली जानवरों का भी डर बना रहता था। लेकिन बेला बेफिक्र होकर घर के लिए चल दी। पर अभी बेला कुछ ही दूर गई थी कि उसे किसी की आहट हुई। पहले तो उसे लगा कि यह उसका वहम है, पर बाद में कोई साया अचानक से बेला पर झपटा और उसे घसीटता हुआ जंगल के भीतर ले गया। इधर बेला के साथ हुई घटना से अनजान उसके परिवार वाले दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे। मनोज, बेला किसी भी दिन आ सकती है। उसके आने से पहले घर में सफेदी हो जानी चाहिए। थोड़ी दिए और बिजली की झलक भी सजावट के लिए ले आना। ये तेरी बहन की इस घर में शायद आखिरी दिवाली है, फिर तो अगले साल हम उसकी शादी करा देंगे। कब तक बेटी को घर पर बिठा कर रखेंगे? अरे माँ, तुम भी कहाँ बेला की शादी के पीछे पड़ गई हो? अभी 21 साल की ही तो है। करा देना 2-4 साल में उसकी शादी। तुम्हारा बेटा 24 साल का हो गया है, उसकी कोई फिक्र नहीं। मनोज ने अपनी माँ शांति देवी के गले में हाथ डालते हुए चुहलबाजी की। तुझे बड़ा शादी करने का शौक चढ़ा है। चिंता मत कर, तेरे भी हाथ जल्दी पीले कर देंगे। पड़ोस की रीता भाभी ने अचानक से घर आकर कहा तो मनोज शर्मा गया। भाभी, ये चीटिंग है। तुमने छिपकर हम माँ बेटे की बात सुन ली, मनोज ने शिकायती लहजे में कहा। अरे छिपकर कहाँ सुन रही थी? तेरी पसंद की कड़ी बनाई थी, वही देने आई थी। अगर कल तेरे भैया बताते कि आज रात को मैंने कड़ी बनाई थी और तू प्रश्नवाचक चिन्ह हो नहीं दी, तो तू मेरी नाक में दम नहीं कर देता। रीता भाभी ने कड़ी का एक कटोरा मनोज को थमाते हुए कहा। भाभी हो तो आप जैसी। काश बेला भी यहाँ होती तो हम दोनों कड़ी खाते, मनोज ने कहा। कब आ रही है हमारी लाडो? रीता भाभी ने पूछा। शायद परसों तक वह आ जाएगी। अभी पूछ लेता हूँ उससे, मनोज ने कहा। मनोज ने बेला को फोन किया, पर वह आउट ऑफ नेटवर्क एरिया बता रहा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। मनोज के माथे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। पर रीता भाभी ने कहा, कोई बात नहीं देवर जी, बाद में बेला खुद ही फोन कर लेगी। इतना कहकर वह अपने घर चली गई। पर जब देर रात तक मनोज की बेला से फोन पर बात नहीं हुई, तो उसने बेला की सहेली प्रिया को फोन किया। प्रिया ने बताया कि बेला तो आज ही शाम की रेलगाड़ी से गांव आने वाली थी, तो मनोज के पैरों तले की जमीन खिसक गई। मनोज ने यह बात जब अपने पिताजी सूरजभान को बताई, तो वे भी चिंतित हो गए और वे दोनों शांति देवी को बिना बताए घर से बाहर चले गए। घर से थोड़ी ही दूरी पर सूरजभान ने गांव के 4-5 पक्के दोस्तों को अपने साथ लिया और रात को ही रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गए। मनोज के साथ उसका जिगरी दोस्त दिनेश भी था। सबके पास लाठी और टॉर्च थी। मोटरसाइकिल से उन्हें रेलवे स्टेशन पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। वहां के चौकीदार बनवारी ने बताया कि बेला शाम की रेलगाड़ी से आई थी और शायद कच्ची सड़क से घर की तरफ गई थी। ये सुनकर सबके कान खड़े हो गए। दरअसल पिछले कुछ समय से उस इलाके में किसी ऐसे अनजान हिंसक जानवर का खौफ था, जो मवेशियों के साथ साथ इंसानों पर भी हमला कर सकता था। कहीं बेला भी उसी जानवर का शिकार तो नहीं हो गई है? मनोज बेटा, एक बार फिर से बेला का मोबाइल नंबर लगा। क्या पता इस बार घंटी बज जाए, सूरजभान ने कच्ची सड़क पर आगे बढ़ते हुए कहा। मनोज ने तुरंत ही जेब से फोन निकाला और बेला का नंबर मिला दिया। इस बार घंटी की आवाज आई, जो नजदीकी जंगल की ओर से आ रही थी। वे सब घंटी की आवाज की तरफ दौड़े।
सड़क के बाएं ओर जंगल के कुछ भीतर बेला का बैग पड़ा मिला। फोन उसी बैग में बज रहा था। पापा, ये तो बेला का बैग है, मैंने जन्मदिन पर उसे दिया था। बेला भी यहीं आसपास होगी, मनोज ने कहा। इधर बेला के घर में मनोज की मां शांति देवी को भनक लग गई थी कि उनकी बेटी आज गांव आ रही थी, पर घर नहीं पहुंची। उनका रो रो कर बुरा हाल था। आसपास की औरतें उन्हें दिलासा दे रही थी और दबी जबान में आदमखोर जानवर का जिक्र भी कर रही थी। दिन ढले अकेले घर आने की क्या तुक थी, अपने भाई को ही फोन कर लेती, मोटरसाइकिल से तुरंत घर ले आता। पड़ोस की माया ताई ने कहा, अब तो ऐसी बातें करने का कोई मतलब नहीं है, बच्ची सही सलामत हो। पड़ोस की रीता भाभी ने कहा, बस एक बार मेरी बेटी घर आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक बार मनोज को फोन मिलाकर देखो कोई, शांति देवी रोते हुए बोली। वहाँ जंगल के कुछ भीतर जाते ही बेला बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। उस पर किसी के द्वारा खरोंचे जाने के निशान थे। उसे बुरी तरह घसीटा गया था। सूरजभान अपनी बेटी बेला की ऐसी हालत देखकर आंसू नहीं रोक पाए। मनोज ने पाया कि बेला की सांसें बड़ी धीमी थी। लगता है जानवर उसे घसीटकर जंगल के भीतर तो ले गया था, पर बिना खाए ही भाग गया। इतने में थोड़ी दूर से दिनेश की डरी हुई सी आवाज आई, सब लोग इधर आओ। ब्रिजभान पहलवान के बिगड़ेल बेटे सनी की लाश यहाँ पड़ी है। किसी जंगली जानवर ने बड़ी बेरहमी से इसका शिकार किया है। मुझे लगता है कि बेला को जंगली जानवर से बचाने के लिए ये उससे भिड़ गया और अपनी जान गंवा बैठा। सनी की गांव में इमेज अच्छी नहीं थी। वो हर किसी से पंगा लेता था और चूंकि गांव में उसके बाप का दबदबा था तो हर कोई उससे बचता था। पर आज तो सनी ने अपनी जान पर खेलकर बेला की इज्जत बचाई थी। आनंद फानन ही वहाँ पुलिस बुलाई गई। सनी की लाश का पंचनामा किया गया। बेहोश बेला और सनी की लाश को जल्दी से शहर के सरकारी अस्पताल में भेजा गया। कुछ पुलिस वालों ने गांव के लोगों के साथ आदमखोर जंगली जानवर की तलाश की, पर निराशा ही हाथ लगी। अब तो बेला के होश में आने पर ही इस कांड की हकीकत पता लग सकती थी। अगली सुबह इस मामले को लेकर पंचायत बैठी। पूरा गांव जुटा हुआ था। बेला और सनी के साथ हुए इस कांड ने सबको चिंतित कर दिया था। बेला को किसी भी समय होश आ सकता था, पर गांव की हिफाजत के लिए पंचायत को भी कोई कठोर फैसला लेना था। हड्डियों का ढांचा हो गए भीखू ने खड़े होकर पंचों को नमस्कार किया और चिंता जताई। क्या कहे भैया, हर जगह जंगली जानवरों ने आतंक मचा रखा है। उत्तर प्रदेश में भेड़े के हमले की खबरें आने के बाद अलग अलग राज्यों से अलग अलग जानवरों के हमले के मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात में तेंदुए तो छत्तीसगढ़ में हाथी का आतंक है। उड़ीसा में सियार के हमले की खबरें सामने आई हैं। गंजाम जिले के पोलासारा इलाके के 3 गांवों में सितंबर महीने के आखिरी दिनों में सियारों के हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसके बाद इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। भीखू सही कह रहा है। सरकारी अफसरों ने बताया कि उड़ीसा में सियारों के हमले में हटियोटा, जेमदेपुर और चंद्रमदेपुर गांवों के कई बुजुर्गों के साथ साथ औरतें भी घायल हुई हैं, रामदीन ने कहा। उत्तर प्रदेश के बहराइच इलाके में जंगली भेड़ियों ने तो लोगों की नाक में दम कर रखा था, जिसमें कई बच्चों को अपना शिकार बना लिया था। वहीं हमीरपुर जनपद में भी जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिला था। वहां के मौदहा इलाके में लोमड़ी ने एक औरत और बच्ची को हमला करके घायल कर दिया था, जबकि बिवान थाना क्षेत्र के पाटनपुर गांव में लकड़ बग्घों के झंडू ने पशुबाड़े में हमला करके 25 भेड़ें मार डाली थी। एक लड़के राजवीर ने जोश में आकर कहा। बरेली के नगर बहेरी इलाके में एक भेड़े ने खेत में काम कर रहे 3 लोगों पर अचानक हमला कर दिया। उनमें एक औरत और 2 मर्द थे। भेड़े ने उन्हें घायल कर दिया। औरत को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इससे पहले एक भेड़े ने मंसूरपुर इलाके में 2 औरतों पर इसी तरह हमला कर दोनों को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। मैनपुरी के जरामई गांव में 30 साल के नौजवान पर भेड़े ने हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। बहराइच में 18 साल की लड़की पर भेड़े ने हमला कर दिया। लड़की खेत जा रही थी और भेड़े के हमले में घायल हो गई। हरदोई में एक शाम को सियार ने 2 लोगों पर हमला कर दिया।
हालांकि गांव वालों ने उसे पीट कर मार डाला। सरपंच चेतराम ने भी मामले की गंभीरता को देखते हुए जंगली जानवरों के हमलों की खबरों का हवाला दिया। अरे भाई, अब तो बाघ और तेंदुए भी आदमखोर हो रहे हैं। पीलीभीत में बाघ ने एक किसान पर हमला कर दिया। किसान की लाश गन्ने के खेत में मिली, उसकी गर्दन का हिस्सा गायब था। इसके अलावा मेरठ में चलती बाइक पर तेंदुए ने हमला कर दिया। वो नौजवान खेत के पास से गुजर ही रहा था कि तभी अचानक तेंदुए ने छलांग लगा दी। हालांकि वो नौजवान बच गया। अमरोहा के मंडी के कुआखेड़ा गांव में तेंदुए ने बकरियों को अपना निवाला बना लिया। एक रात को 2 तेंदुए रजबपुर के भी एक गांव में देखे गए। इसके अलावा लखीमपुर में भी एक जगह पेड़ पर बैठा तेंदुआ देखा गया। इन जानवरों के बढ़ते हमलों को देखते हुए जंगल महकमे ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया है और लोगों को सचेत करते हुए कहा है कि कोई भी खेतों में अकेले किसी भी काम के लिए न निकले तो ग्रुप के साथ निकले और खेतों में काम करते समय भी लगातार आवाज करते रहे। एक पंच रमेश ने अपनी बात रखी। इसी बीच किसी ने खबर दी कि बेला को होश आ गया है और पुलिस उसका बयान दर्ज कराने के लिए जल्दी ही अस्पताल जाने वाली है। ये सुनकर गांव के सारे पंच और कुछ खास लोग बिना देरी किए शहर के सरकारी अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। अस्पताल में बेला के कमरे के बाहर भीड़ जमा थी। लोकल मीडिया वाले भी वहां आए हुए थे। पुलिस बेला के घर वालों की मौजूदगी में उसका बयान दर्ज कराना चाहती थी। सनी का परिवार भी वहां मौजूद था। बेला सहमी हुई थी और अपने घर वालों को सामने देखकर उसकी रुलाई फूट पड़ी थी। कल से आज तक जो कुछ उसकी जिंदगी में घटा था वह बड़ा ही डरावना था। बेला, कल शाम को तुम पर किस जानवर ने हमला किया था? पुलिस इंस्पेक्टर राधेश्याम ने पूछा। सर, वो कोई जानवर नहीं था, बल्कि ऐसे आदमखोर दरिंदे थे जो मुझे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहते थे। बेला के मुंह से ये सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। ये किसी इंसान का किया धरा था तो क्या सनी ने अपने ही गांव की लड़की की आबरू पर हाथ डाला था? पर वो खुद कैसे मारा गया? हमें हर बात को सिरे से बताओ कि तुम्हारे साथ कल क्या हुआ था। पुलिस इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बेला को पानी का गिलास देते हुए पूछा। सर, कल शाम को जब मैं कच्ची सड़क से अपने गांव की तरफ जा रही थी तो कुछ अनजान सायों ने मुझे दबोच लिया था और वे मुझे जंगल में घसीट कर ले गए थे। शायद वे 4 लोग थे और शराब के नशे में चूर थे। अंधेरा हो गया था तो मैं उनके चेहरे ठीक से नहीं देख पाई, पर शायद वे यहीं आसपास के ही थे। वे चारों मेरा रेप करना चाहते थे और कामयाब भी हो जाते, पर इसी बीच एक और साया उन पर टूट पड़ा। वो सनी था और मेरा शोर सुनकर जंगल के भीतर चला आया था। पहलवान का बेटा था तो कैसे अपने गांव की आबरू को यूं लूटते देख सकता था? इतना सुनते ही पहलवान बृजभान की आंखों में नमी आ गई। वो इतना ज्यादा भावुक हो गया कि उसके नथुने फूलने लगे। उसकी छाती भारी हो गई। आगे और क्या हुआ तुम्हारे साथ? पुलिस इंस्पेक्टर राधेश्याम ने पूछा। सनी के इस हमले से वे चारों बौखला गए और उन्होंने भी उस पर चौतरफा हमला कर दिया, पर सनी ने बड़ी हिम्मत से उन सब का मुकाबला किया और चारों की खूब धुनाई की। मैं घायल हालत में वहीं पड़ी यह सब देखती रही। सनी ने 2 लोगों को तो तुरंत वहां से भागने पर मजबूर कर दिया, पर बाकी बचे दोनों लोगों ने उस पर डंडों से वार किए और वह अकेला पड़ गया। बाद में एक डंडा उसके सिर पर पड़ा तो वह वहीं ढेर हो गया। इतने में किसी मोटरसाइकिल की आवाज आई तो मैं पूरे दम से चिल्लाई। ये सुनकर वे दोनों दरिंदे वहां से भाग गए। इसके बाद मैं भी बेहोश हो गई। इतना कहकर बेला रोने लगी। न कोई जानवर निकला और न ही सनी ने ये कांड किया था। वे तो अनजान आदमखोर थे जो एक अकेली लड़की को देखकर उस पर टूट पड़े थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में यही साबित हुआ कि सनी की मौत इंसानी हमले में घायल होने से हुई थी। मीडिया ने सनी की इस साहसिक मौत को बड़ी संवेदना से लोगों के सामने पेश किया। पुलिस उन चारों दरिंदों की तलाश में जुट गई। प्रदेश सरकार ने सनी की इस बहादुरी पर ऐलान किया कि रेलवे स्टेशन से रामपुर गांव तक जाने वाली इस कच्ची सड़क को पक्का किया जाएगा। खंभों पर लाइटें लगाई जाएंगी और उस नई सड़क को बहादुर सनी मार्ग के नाम से जाना जाएगा।
आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी, तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।